Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट करेंगे। आपको यहां से लेके यहां तक डेफिनेशन नोट करना है और फिर प्योर रोलिंग मोशन का किनेमेटिक्स यानी डिफरेंट पॉइंट्स का वेलोसिटी क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग ये कंपटीशन के लिए है, इसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी 11th का उससे कोई लेना देना नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं प्योर रोलिंग मोशन। डिफिनीशन पहले देखें क्या है प्योर रोलिंग मोशन, इसको एक बार हम समझा देते हैं। सपोज कर लो कोई बॉल है या कोई भी बॉडी है, ये डिस्क हो सकता है या रिंग हो सकता है। अब रोल कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? तो बॉल को आपने रोल करते हुए देखा होगा। ऐसे ही अगर कोई व्हीकल मूव करती है तो उसके चारों पहिया रोल कर रहे होते हैं। उसका फिजिक्स के लैंग्वेज में मीनिंग क्या है वो हम समझाते हैं। सो ये बॉडी है और रोल कर रहा है। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो ग्राउंड के साथ है उसको ये सपोज कर ले, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो इस बॉडी का पॉइंट जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। प्योर रोलिंग का मतलब ये हुआ कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है ट्रांसलेट कर रहा है और बॉडी अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, सच दैट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ, इस पॉइंट को P मान ले, तो जिस मोमेंट पे ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है उस मोमेंट पे पॉइंट P का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है भाई? 0 है। इसी को हम प्योर रोलिंग कहते हैं। अगले मोमेंट में P हवा में चला जाएगा और दूसरा कोई पॉइंट कांटेक्ट में आ जाएगा ग्राउंड के साथ और वो भी ग्राउंड के साथ रेस्ट में है। यानी अगर प्योर रोलिंग मोशन डिफाइन करें, सो इट इज डिफाइंड एज द मोशन इन विच बॉडी ट्रांसलेट्स एज वेल एज रोटेट्स, जो कि यहां पे दिखाया है, सच दैट इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद अ सरफेस, वो सरफेस यहां पे ग्राउंड है, remains at rest with respect to surface, यानी वो पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। ये याद रखिए कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है, लेकिन जो भी पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है वो क्या होगा? रेस्ट में होगा। अब इसके काइनेमेटिक्स पे आते हैं, यानी फार्मूले क्या क्या बन सकते हैं उस पे आते हैं। तो जैसा कि डिफिनीशन में कह रहा है, जो प्योर रोलिंग मोशन है वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है। अब पहले ये हम देखें कि अगर बॉडी केवल ट्रांसलेट कर रहा है तो जो उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा वही उसके हर पॉइंट का वेलोसिटी होगा। 4 पॉइंट हमने दिखाया, P, Q, R, S। यानी अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी V है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट, तो P, Q, R, S का भी वेलोसिटी V होगा टुवर्ड्स राइट। रोटेशनल मोशन अगर देखें, ये बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इस केस में P, Q, R, S का वेलोसिटी क्या होगा भाई? ओमेगा R, और यहां पे पॉइंट P का वेलोसिटी ओमेगा R इस डायरेक्शन में होगा, Q का वेलोसिटी ओमेगा R टुवर्ड्स अपवर्ड होगा, R का वेलोसिटी ओमेगा R ही होगा टुवर्ड्स राइट, और S का वेलोसिटी ओमेगा R वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इस दोनों मोशन को अगर कंबाइन कर दे, यानी बॉडी
ट्रांसलेट भी कर रहा है v वेलोसिटी से और ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है। इस दोनों को कंबाइन कर देंगे तो पहले p पे देखें क्या होगा। इसके वजह से v वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है और रोटेशन के वजह से ओमेगा r से पीछे की ओर जा रहा है। ऐसे ही पॉइंट q को देखें तो v वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट जा रहा है और ओमेगा के वजह से ओमेगा r वर्टिकली अपवर्ड्स है। पॉइंट r v वेलोसिटी के वजह से टुवर्ड्स राइट जा रहा है और ओमेगा r के वजह से भी टुवर्ड्स राइट जा रहा है। पॉइंट s v वेलोसिटी के वजह से टुवर्ड्स राइट जा रहा है और ओमेगा के वजह से ओमेगा r वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। यानी यहां पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो v माइनस ओमेगा r या ओमेगा r माइनस v कह सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर सम लेना होगा क्योंकि दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा के हमने v क्यों लिखा, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी। पॉइंट r का वेलोसिटी क्या होगा v प्लस ओमेगा r, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। पॉइंट s देखें तो एक वेलोसिटी v इधर है और ओमेगा r वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो vs ये हो गया। अब प्योर रोलिंग मोशन का डेफिनेशन है क्या। फॉर प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए भाई, 0, तभी हम प्योर रोलिंग मोशन कहेंगे। और पॉइंट P का वेलोसिटी देखें तो v माइनस ओमेगा r है। अगर टुवर्ड्स राइट जो वेक्टर है उसको पॉजिटिव ले तो टुवर्ड्स लेफ्ट निगेटिव होगा, vp ये होगा फिगर के अकॉर्डिंग। लेकिन डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर प्योर रोलिंग मोशन है तो ये 0 होना चाहिए, यानी v इज इक्वल टू ओमेगा r। ये प्योर रोलिंग मोशन का डेफिनेशन हो गया भाई। यहां से ये भी प्योर रोलिंग मोशन है और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ये भी प्योर रोलिंग मोशन होगा क्योंकि इसको हमने यहीं से डिराइव किया। सो ये प्योर रोलिंग मोशन का पहचान है। याद रखिएगा ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है और ये एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास और ये रेडियस। अब Q का वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ Q, दोनों 90 डिग्री पे है तो इसका वेक्टर सम हम ले लेंगे। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट v स्क्वायर प्लस ओमेगा r होल स्क्वायर। और ओमेगा r को क्या लिख सकते हैं भाई v, तो यहां पे v हमने लिख दिया तो ये हो गया अंडर रूट 2v। यानी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है और बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट Q का वेलोसिटी रूट 2v होगा। डायरेक्शन ये होगा दिखाया हुआ और ये 45 डिग्री होगा। ये भी आप अपने से फाइंड आउट कर सकते हैं कितना होगा भाई 45 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ r इज इक्वल टू दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में v प्लस ओमेगा r, और ओमेगा r बाय डिफिनेशन प्योर रोलिंग में क्या है v के बराबर, तो ये हो गया 2v। ऐसे ही पॉइंट s का वेलोसिटी देखें तो vs इज इक्वल टू क्या होगा भाई अंडर रूट मैग्नीट्यूड निकालें तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा r होल स्क्वायर। और ओमेगा r को बाय डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं प्योर रोलिंग मोशन में v, तो ये हो गया अंडर रूट 2v। लेकिन इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड 45 डिग्री पे होगा क्योंकि ये
कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर है, तो tan थीटा निकालोगे ओमेगा आर अपॉन वी, ओमेगा आर वी के बराबर है, सो 45 डिग्री पे हो जाएगा 45 डिग्री। सो प्योर रोलिंग मोशन का जो केस है क्लास 11th में केवल इतना ही आपको पढ़ना है। ये जो बॉडी हमने बनाया है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सिलेंडर, सिलिंड्रिकल शेल, रिंग या डिस्क हो सकता है, हर जगह ये फार्मूले एप्लीकेबल होंगे। तो ये हो गया भाई प्योर रोलिंग मोशन का काइनेमेटिक्स। अब इसी पे एक दो न्यूमेरिकल करते हैं और फिर फॉरवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग पे आते हैं, जो कि कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका मीनिंग क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है ये हम समझेंगे, लेकिन पहले जो अभी प्योर रोलिंग मोशन पढ़ा इसका न्यूमेरिकल्स कर ले। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक बॉडी है जो कि प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से और एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन पर सेकेंड, या रेडियस दे देते हैं, रेडियस इसका दिया हुआ 2 मीटर, रेडियस क्या दिया हुआ 2 मीटर। अब हम कुछ एक पॉइंट्स बनाते हैं, P, Q, R, S। क्वेश्चन ये है, इफ बॉडी is in pure rolling motion, pure rolling motion, find first question omega, second question VP, third question VQ, fourth question VR, and last question VS। So pure rolling motion में V is equal to ओमेगा R और V दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा R दिया हुआ है 2 मीटर। सो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 6 रेडियन पर सेकेंड। Vp बाय डिफिनेशन 0 होगा क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी क्या हो गया भाई 0। देन ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, सेकेंड प्रॉब्लम, थर्ड क्या निकालना है VQ। सो VQ केवल मैग्नीट्यूड हम निकालें तो ये √2V होगा और V दिया हुआ 12 मीटर पर सेकेंड, सो 12 √2 मीटर पर सेकेंड। देन फोर्थ प्रॉब्लम, VR is equal to 2V is equal to 24 मीटर पर सेकेंड। फिफ्थ VS और वो कितना होगा √2R, सो इट इज 12 √2 मीटर पर सेकेंड। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, और प्रॉब्लम नंबर 2 यहीं से बना देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ
6 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन ये है, रेडियस 2 मीटर और एंगुलर वेलोसिटी 6 रेडियन पर सेकेंड। यहां इसको हटा देते भाई, ये 4 पॉइंट दिए P, Q, R, S। इफ बॉडी इज इन प्योर रोलिंग मोशन, फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेकेंड क्वेश्चन, velocity of P. Third question, velocity of Q. Fourth question, velocity of R. Fifth question, velocity of S. So velocity of center of mass क्या होगा? प्योर रोलिंग मोशन है तो V इज इक्वल टू, फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ओमेगा आर। ओमेगा दिया हुआ 6, आर दिया हुआ 2, सो इट इज 12 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड प्रॉब्लम, वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन 0 होगा, क्योंकि P क्या है भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड के साथ, ग्राउंड रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में होना चाहिए। देन थर्ड, VQ is equal to under root 2V, so 12 root 2 meter per second. Then fourth, VR is equal to 2V is equal to 24 meter per second. And last, Vs is equal to root 2V is equal to 12 root 2 meter per second। ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये जो सिंपल क्वेश्चन 11th लेवल पे बनते हैं, डायरेक्ट फार्मूला आप यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं हम, अगर प्योर रोलिंग मोशन नहीं है बॉडी का, तो फिर दो केसेस हो सकते हैं, एक फॉरवर्ड स्लिपिंग और दूसरा बैकवर्ड स्लिपिंग। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग क्या है, इसको हम समझते हैं और इसके क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम समझेंगे और उन रिजल्ट्स को याद रखेंगे भाई, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो अगर बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में नहीं है तो उस केस में दो ही चीज हो सकता है, या तो फॉरवर्ड स्लिपिंग या तो बैकवर्ड स्लिपिंग। एक व्हीकल, हम पहले फॉरवर्ड स्लिपिंग को समझने की कोशिश करते हैं, है क्या। एक व्हीकल है, ये कोई बस हो सकता है या कोई कार हो सकता है, और ये हाई स्पीड से मूव कर रहा है। क्या हो रहा है भाई, हाई स्पीड से मूव कर रहा है। अब एकाएक अगर हम ब्रेक लगाएं, एकाएक ब्रेक लगाएं तो होगा क्या, ब्रेक लगाने से व्हीकल नहीं रुकती है, व्हीकल फ्रिक्शन के वजह से रुकता है। ब्रेक लगाने से क्या होगा, इन पहिए का ओमेगा 0 हो जाएगा, ये जो रोटेट कर रहा था उसका रोटेट करना बंद हो जाएगा, लेकिन ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो जो बस का वेलोसिटी होगा वही पहिए के लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी होगा, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। भाई हमने ब्रेक लगाया तो ओमेगा क्या हो गया, 0 हो गया, और ओमेगा 0 हो गया तो उस केस में ये आगे बढ़ता रहेगा इस वेलोसिटी की वजह से। उस केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, पीछे लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग के केस में क्या होगा, V ग्रेटर देन ओमेगा R। एक्चुअली हमने फुल ब्रेक लगा दिया तो ओमेगा 0 हो गया, लेकिन अगर हम बहुत तेज ब्रेक न लगाएं तो उस केस में ओमेगा घट जाएगा और ओमेगा R V से कम हो जाएगा। तो उस केस में जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा,
बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसके एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज करो कोई रिंग है या डिस्क है या कोई भी सर्कुलर बॉडी है, सॉलिड स्फीयर कुछ भी है, इसको हम क्या करें, ग्राउंड पे रख दिया और फोर्स लगा दिया, एक इंपल्स लगा जिसके वजह से ये v वेलोसिटी से मूव करने लगा। यानी हमने ओमेगा नहीं दिया, हमने क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाया, जोर से मारा, तो ये क्या होगा, ट्रांसलेट करने लगेगा। अच्छा, ओमेगा तो 0 है, तो ट्रांसलेट करेगा तो लोएस्ट पॉइंट भी ट्रांसलेट करेगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। जब ये ट्रांसलेट करेगा इधर की ओर, तो जो लोएस्ट पॉइंट है v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है लोएस्ट पॉइंट, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, पीछे की ओर, F के। अब काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो ये रिटार्ड करेगा इस बॉडी को, और रिटार्ड करेगा तो v क्या होगा, डिक्रीज करेगा। v क्या होगा भाई, डिक्रीज करेगा। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें तो नॉर्मल रिएक्शन यहीं से पास कर रहा है और mg यहीं से पास कर रहा है, ऐसे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इन दोनों का टॉर्क 0 हो गया, लेकिन ये एक क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा और इस क्लॉकवाइज टॉर्क के वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा, जिसके वजह से एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। भाई पहले ओमेगा क्या था, 0 था, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, जो कि 0 इनिशियली, प्लस अल्फा टी। तो टाइम के साथ अगर अल्फा होगा, टॉर्क लग रहा है इसके वजह से इसके ऊपर क्लॉकवाइज, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग के केस में क्या होता है, बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज करता है और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करता है। फॉरवर्ड स्लिपिंग होता कब है भाई, जब v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर। तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से v डिक्रीज करेगा और ओमेगा इंक्रीज करेगा। अब इस रिलेशन से देखें तो v घट रहा है और ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, तो कभी ना कभी v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। सो व्हेन ये घटना चलता रहेगा, ये घटता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, और किसी मोमेंट पे व्हेन v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, क्योंकि v घट रहा, ओमेगा बढ़ रहा है, तो कभी न कभी v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। सो व्हेन v इक्वल टू ओमेगा आर, प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। क्या हो जाएगा भाई, प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा। कब स्टार्ट हो जाएगा, जब v इज इक्वल टू ओमेगा आर। नेक्स्ट आते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बैकवर्ड स्लिपिंग के केस में क्या होता है, जैसे सपोज कर लो एक कोई व्हीकल है, जैसे हम कार ले लें, और इसका पिछला पहिया कीचड़ में फंस गया है। कहां पे फंस गया भाई, कीचड़ में फंस गया, यानी यहां जो जमीन है ये चिकनी है, स्मूथ है। कीचड़ है, यहाँ का जमीन चिकना है यानी स्मूथ है। तो होगा क्या, ये रोटेट तो करेगा लेकिन फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो लोएस्ट पॉइंट होगा इस रोटेशन के वजह से पीछे की ओर जा रहा होगा, ओमेगा आर से। क्या होगा, ओमेगा आर से पीछे की ओर जा रहा होगा। इसी को हम बैकवर्ड स्लिपिंग कहते हैं, और इसके वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जो लोएस्ट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूव कर रहा है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ऐसे केस में काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा। बैकवर्ड स्लिपिंग में काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की ओर। अब इसके एक केस को, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, उसको डिस्कस करते हैं। सपोज कर लो एक रिंग है
और उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करके ग्राउंड पे हम जेंटली पुट कर दें, ओमेगा आर से रोटेट करके ग्राउंड पे जेंटली एकदम आराम से पुट कर दें, तो लोएस्ट पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर इधर होगा। और चूंकि हमने रोटेट करा है, ट्रांसलेट नहीं करा है, तो v क्या होगा? 0। तो इस केस में क्या होगा? बैकवर्ड स्लिपिंग में v लेस देन ओमेगा आर होगा, यानी ओमेगा आर मोर होगा। तो लोएस्ट पॉइंट बैकवर्ड जा रहा है, तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और काइनेटिक फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो ये एक्सेलरेट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। न्यूटन सेकेंड लॉ लगा F = ma, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। और v = u + at। u अगर 0 है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में a की वजह से ये वेलोसिटी गेन करेगा, यानी वेलोसिटी v इंक्रीज करेगा। अच्छा, ओमेगा का डायरेक्शन यहां देखिए क्लॉकवाइज है, और जबकि इसके वजह से टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन और mg इसी पॉइंट से पास करेंगे, इसलिए उनके वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा। लेकिन इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क लगेगा, जिसके वजह से एक एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा, और इस तरीके से ओमेगा डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। ओमेगा क्या होगा भाई? डिक्रीज करेगा। तो v इंक्रीज करेगा और ओमेगा डिक्रीज करेगा, तो कभी न कभी v = ओमेगा आर हो जाएगा। सो व्हेन जिस मोमेंट पे v = ओमेगा आर हो जाएगा, प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट्स। प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट्स। उसी मोमेंट पे प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग। अब जो हमने आपको कहा था, एक कॉन्सेप्ट हम समझाना चाहते हैं प्योर रोलिंग मोशन का। बेसिकली कोई बॉडी रोल कर रहा है तो अल्टीमेटली वो रुकता क्यों है? थियोरेटिकली हमने दिखाया आपको, जब बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में, जैसे ये कोई बॉडी है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, ऐसा केस हमने डिस्कस किया। ये है कोई बॉडी और प्योर रोलिंग मोशन में है, तो v इस डायरेक्शन में होगा, ओमेगा आर, ओमेगा ऐसे होगा, और जो लोएस्ट पॉइंट है इसका वेलोसिटी 0 का, बाकी पॉइंट्स का वेलोसिटी, यहां पे इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी हमने डिस्कस किया। वैसे इसके ऊपर किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वो हम कॉम्पिटिटिव का जो लेक्चर लेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। सवाल ये उठता है, जब प्योर रोलिंग मोशन में बॉडी होता है और हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 0 लग रहा होगा, न तो कोई स्टैटिक फ्रिक्शन न तो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अल्टीमेटली ये रुकता क्यों है भाई? कभी न कभी प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली देखेंगे तो ऐसा कैसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लगता है, और फ्रिक्शनल फोर्स 0 होता है अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तब। और प्योर रोलिंग मोशन है, दो कंडीशन है भाई, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और प्योर रोलिंग मोशन है। अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग है, इसमें फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन अगर प्योर रोलिंग मोशन है तो उसमें फ्रिक्शन क्या होगा? 0 होगा। तो थियोरेटिकली यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी कांटेक्ट में होगा ग्राउंड के साथ और कभी नहीं रुकेगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, और जितना भी न्यूमेरिकल्स करेंगे ऐसे ही करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें
तो बॉडी रोल करते करते रुक जाता। भाई आपने क्रिकेट के मैदान में देखा होगा, बॉडी रोल कर रहा है बॉल, और अल्टीमेटली क्या होता, रुक जाता। क्यों रुक जाता, उसी को हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो होता एक्चुअली ये है कि जब बॉल रोल कर रहा होता है तो ग्राउंड के साथ उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होता, यानी केवल एक पॉइंट पे कांटेक्ट नहीं होता, वो कुछ इस तरीके का कांटेक्ट होता है। इसको हम बढ़ा के दिखा रहे हैं, इस तरीके का कांटेक्ट बनता है, यानी अपने वेट की वजह से वो ग्राउंड को डिफॉर्म कर देता है, दबा देता है। आगे का साइड ज्यादा दबा होगा, पीछे का साइड कम दबा होगा। अब देखो होता क्या है, जो एमजी सेंटर से ऐसे लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास नहीं करता है। वो बेसिकली ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस हमने दिखा है, ये अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। इधर ऐसे लग रहा होगा, इधर ऐसे लग रहा होगा, यानी नॉर्मल डायरेक्शन में इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा। और ओवरऑल ये देखा जाए तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। यहां पे अगर इसको हम फिर से दिखाएं, थोड़ा सा डिटेल ऐसे दिखाएं, इस तरीके का सरफेस है, तो बॉल पे कैसे फोर्स लगा रहे होंगे, यहां पे थोड़ा सा इंक्लाइन, फिर ये इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा। इन फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले, तो यहां बीच मिड पॉइंट ले लें। इधर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इधर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कम होगा, यानी अगर हम किसी पॉइंट पे यहीं पे दिखा दें तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर लगेगा एफ एक्स, और नेट वर्टिकल फोर्स जिसको नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे वो ऐसे लगेगा, वो सेंटर से पास नहीं करता है। इसके वजह से बॉडी का स्पीड डिक्रीज करता है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज करता है, यानी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इसके वजह से डिक्रीज करता है। अच्छा, बॉडी मूव ऐसे कर रहा है और रोटेट ऐसे कर रहा है, तो ये क्या करेगा भाई, वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। और नॉर्मल रिएक्शन देखें तो ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे टॉर्क लगाएगा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा, इसके वजह से ओमेगा डिक्रीज करेगा। तो इसके वजह से v डिक्रीज कर रहा है, बॉडी ट्रांसलेट करना कहीं ना कहीं खत्म कर देगा, यानी जीरो हो जाएगा। और इस नॉर्मल रिएक्शन के वजह से जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उसके वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, जो इस ओमेगा को रिटार्ड करेगा और किसी न किसी मूवमेंट पे बॉडी रोटेट करना भी बंद कर देगा। होता ऐसा है कि सेम मूवमेंट पे v और ओमेगा जीरो हो जाता है। ये है भाई एक्सप्लेनेशन कि बॉडी अल्टीमेटली क्यों ट्रांसलेट करना और रोटेट करना बंद कर देता है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, थियोरेटिकली हम मान के चलेंगे कि उसका ओमेगा और v कभी डिक्रीज नहीं करेगा अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा, प्योर रोलिंग मोशन कर रहा और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये हो गया। अब आते हैं प्योर रोलिंग मोशन के डायनामिक्स पे। बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी 11th लेवल की हम बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल की बात हम बाद में करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा अगर बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, और उसी पे कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, फिर इस लेक्चर को हम खत्म कर देंगे। तो अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है और रोटेट, दोनों मोशन है, ट्रांसलेशन इसका v मान ले, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान ले, सो इसके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब अगर बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में है, ये तो प्योर रोलिंग मोशन में हो या ना हो, बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्योर रोलिंग मोशन में है, किसमें भाई, प्योर रोलिंग मोशन, तो उस केस में क्या होगा, V इज इक्वल टू ओमेगा आर, यानी ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। ये प्योर रोलिंग मोशन के लिए कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, V बाई आर, तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी क्या हो गया, हाफ एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा। अगर बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में है तो उसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ एम आई अपॉन आर स्क्वायर वी स्क्वायर। इसको और भी सिंपल फॉर्म में लिखा जा सकता है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। हमने आपको पढ़ाया होगा, जहां पे के क्या है भाई, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो जो रोटेशनल मोशन है उसके शुरू के लेक्चर्स में हमने पढ़ाए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो उन लेक्चर्स को देख के इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो आई को हम एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पे ये के, देखो ये के रेडियस ऑफ जायरेशन है और ये के काइनेटिक एनर्जी। इस चीज को ध्यान रखना। तो इसको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन को स्मॉल के से। तो उस केस में इस काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ एम ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर, स्मॉल के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का फार्मूला हो गया प्योर रोलिंग मोशन में। तो प्योर रोलिंग मोशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी यहां से भी निकाल सकते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी यहां से भी निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है, उनको हम डिस्कस करते हैं। 2 प्रॉब्लम केवल हम करेंगे भाई। सो 11th लेवल के ये प्रॉब्लम होंगे, यानी ये नीट लेवल का भी हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि नीट लेवल में भी ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। इन्हीं 2 प्रॉब्लम को करके लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, a body is in pure rolling motion such that its rotational kinetic energy, K rotational, such that its rotational kinetic energy is 50% of total kinetic energy. Find out shape of body. उस बॉडी का शेप क्या होगा
ये हमको बताना है। दिया यह है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी का 50% है। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू K ट्रांसलेशनल प्लस K रोटेशनल, यही होगा भाई। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू K ट्रांसलेशनल प्लस K रोटेशनल। अब ये दिया हुआ K रोटेशनल अपॉन K टोटल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। यही दिया हुआ ना कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का 50% है, तो K रोटेशनल अपॉन K टोटल इंटू 100 इज इक्वल टू 50, यानी K रोटेशनल अपॉन इसको टोटल काइनेटिक एनर्जी को पुट कर दें, K ट्रांसलेशनल प्लस K रोटेशनल इज इक्वल टू 100 नीचे लेते हैं 1/2। सो यहां से क्या हो गया भाई, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 2 टाइम्स K रोटेशनल इज इक्वल टू K ट्रांसलेशनल प्लस K रोटेशनल, यानी K रोटेशनल इज इक्वल टू K ट्रांसलेशनल। अब K रोटेशनल क्या होगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K ट्रांसलेशनल क्या होगा, हाफ M V स्क्वायर। सो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। सो I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू M V को क्या लिख सकते हैं, प्योर रोलिंग मोशन में, क्योंकि ये बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में है, तो V इज इक्वल टू ओमेगा R। सो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। I इज इक्वल टू M R स्क्वायर। अब I इज इक्वल टू M R स्क्वायर आ रहा है, तो शेप ऑफ बॉडी क्या होगा बेटा, रिंग और सिलिंड्रिकल शेल। क्योंकि रिंग और सिलिंड्रिकल शेल दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो M R स्क्वायर होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, और प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, a body is in pure rolling motion such that its rotational kinetic energy is 40% of its translational kinetic energy. Find out shape of body। ये प्रॉब्लम है भाई, और ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। आप वीडियो रोक के अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप अपने से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इस टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन ये करा कि एक बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में है और उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का 40% है, तो उस बॉडी का शेप हमको बताना है। यानी कह रहा K रोटेशनल इज इक्वल टू 40% ये है ना, 40 पर माने अपॉन सेंट माने 100, 40% ऑफ माने इनटू K ट्रांसलेशन। अब K रोटेशनल क्या होगा भाई, हाफ I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, ये आ गया 2/5 इंटू K ट्रांसलेशनल हाफ M V स्क्वायर। हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो गया। सो I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 M V को क्या लिख सकते हैं, प्योर रोलिंग मोशन है तो ओमेगा R। सो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सो I इज इक्वल टू 2/5 M R स्क्वायर।
कौन सा बॉडी होगा भाई? इसका आंसर हो गया सॉलिड स्फीयर, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है वो किसका है? सॉलिड स्फीयर का है। सो द शेप ऑफ बॉडी विल बी सॉलिड स्फीयर। आज क्लास यही हम खत्म करते हैं। जो नए व्यूअर हैं आप सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे प्योर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या हम डिस्कस करेंगे भाई? प्योर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन अंडर इट्स ओन वेट, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग YouTube channel. Next class will be pure rolling motion on inclined plane. Sayonara, Godspeed and bon voyage.